नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ दीपक जोशी। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलाने वाले हैं जिनका जीवन समाज के लिए समर्पित रहा, जिन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय इस समाज को ही दे दिया, अच्छे कामों में अपना जीवन खपा दिया। ऐसे ही हमारे बड़े भाई का काम हमेशा समाज के लिए रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गोनिया जी। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको। तो सबसे पहला सवाल, सर आपका पहाड़ कहाँ हुआ? हम मुद्दों पर तो आएंगे, पहले जानना चाहते हैं आप पहाड़ में कहाँ से हुए? मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक के ग्राम सभा गोंजारों का रहने वाला हूँ। और मेरे फादर जो है यहाँ पर सन 54 में यहाँ पहुँच गए थे। तो उन्होंने काफ़ी जो है मेहनत करके जो है एक मुकाम तक पहुँचे और उन्होंने जो है गवर्नमेंट जॉब की और उसके बाद वन विभाग से दरोगा पद से रिटायर हुए। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे पहाड़ से आकर गरीबों का इलाज हल्द्वानी सुमन सिंह जीना अस्पताल में कराया करते थे। तो मैं भी उनके संग जाया करता था मरीजों को देखने के लिए। हमारे जो रिश्तेदार होते थे गांव के अगल बगल के, तो उनकी वजह से, पिताजी की वजह से ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी क्यों ना ऐसी गरीबों की मदद करूँ जो हमारे पहाड़ से आते। तो धीरे धीरे मैं हल्द्वानी से लेकर धीरे धीरे उत्तराखंड के हर जगह पर जहाँ पर जो गरीब होते थे उनको अस्पताल लाकर उनका इलाज कराता हूँ। मेरे पास कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं, बस मैं ये अपनी जेब से और हमारे अपने लोग हैं, एक टीम बना रखी है हमने और निस्वार्थ भाव से निःशुल्क जो है हम लोगों को जो है ईमानदारी से कार्य करते हैं और तभी सभी गरीबों की मदद हो जाती है। जी बिल्कुल, बचपन से ही आपके मन में ये सामाजिक जो कार्य होते हैं इनको करने की सीख आपने किससे ली? जो सीख मैं समाज में भी देखता हूँ, ये सीख मुझे मेरे फादर ने दी। मैंने आपको बताया कि हमारे फादर पहाड़ से लोगों को लाया करते थे और उनका इलाज करा करते थे। तो मैं भी उनके संग जाया करता था सुमन सिंह जीना हल्द्वानी अस्पताल में। और जो है उसके बावजूद वही सीख मेरे फादर से मुझे मिली और मैं इस समाज सेवा में मुझे अच्छा लगने लगा कि मुझे दीन दुखियों की जो उनकी दर्द था, वो दर्द मुझे, वो रोते थे तो मुझे उनका दर्द सहने की बड़ी शक्ति मिलती थी। तो मैं उस दर्द को जो है सहने के लिए मैंने ही उनके लिए एक मुहिम बनाई और मैंने कहा मैं क्यों नहीं अपना जीवन जो है समाज के लिए समर्पित कर दूँ। और समाज सेवा के कार्य तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन आपका नाम उन लोगों में भी आता है जिन्होंने कोरोना काल में मृत पड़े लोगों को भी दाह संस्कार करवाया। ये क्यों सोचा आपने? उस समय क्या स्थिति बनी थी और क्या उस समय का अनुभव है आपका? देखिए, लॉकडाउन पर बड़ी हाहाकार मची थी। लोग एक दूसरे को खाना देना तो दूर, पानी भी नहीं पी रहे थे, किसी हाथ का बोतल भी नहीं ले रहे थे और किसी चीज़ को छू नहीं रहे थे। लेकिन मेरे में जज्बा था। तो मेरे परिवार में मेरे अपने एक बेटा एक बेटी है और मेरी पत्नी है। तो मैं जो है इनसे लड़कर मैं जो है समाज की सेवा में निकला और मैंने देखा कि मेरी कुछ मेहनत से किसी को कुछ सहूलियत मिल जाए। तो मैंने जो है अपनी मशीन पकड़ी सैनिटाइज, और मेरे अपने जो टीम थे तो हम पूरी लॉकडाउन में अपनी मोटरसाइकिल अपनी मशीन लेकर और सैनिटाइज लेकर हमने डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के सभी जितने थाने चौकी हैं उन्हें सैनिटाइज किया। और जो है जितने सरकारी विभाग के कार्यालय थे, जितने गली मोहल्ले, सभी जगह हमने सैनिटाइज किया, जिसका मेरे पास प्रमाण है। और उन जगहों पर किया जहाँ पर वाकई कोविड जा रहा था और कोविड से लड़े। हम लड़ने के बाद हम लोग कोविड में जीत पाई है। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये समाज ने देखा है। और मेरे पास कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं, तो मैं लगातार लगा रहा और लवारिस आती थी लोगों को राशन बांटना ही करना। तो मैं अपने लोगों से मैंने कहा भाई राशन दो और जो है हम लोग मिलकर बांटेंगे। तो काफ़ी हद तक हमने लोगों को मदद दिलाई, जिसके लिए सरकार द्वारा मुझे कई विभागों के अधिकारियों द्वारा मुझे लगातार सम्मानित किया। और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में सम्मानित हुआ मैं, क्योंकि मैंने कार्य किया तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे सम्मानित किया। बिल्कुल, जो काम करता है वह लोगों को दिखता है। अगर काम दिखता है तो अपने आप वही लोगों के बीच में एक अलग छवि बना ही लेता है, और आपने ईमानदारी से अपना काम करके लोगों के बीच में यह छवि बनाई है। सर आपकी टीम कितने लोगों की है? आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरी टीम में सर बहुत लोग हैं, मतलब हर क्षेत्र में मेरा आदमी है, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो तांगे वाला है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है, चाहे वो जो है स्कूटर मोटरसाइकिल चलाता है, चाहे वो ट्रक चलाता हो। तो मैं सब मेरी टीम में लोग, मेरी टीम है, समाज मेरा पूरी अपनी टीम है। तो सबकी मैं सेवा लेता हूँ हर तरीके से और हर कोई मदद हो जाती है। कहाँ क्यों कैसे मदद हो जाती है, बहुत अच्छे स्तर पर मदद हो जाती है। आज उत्तराखंड के कोने कोने से लोग मुझे पुकारते हैं और मेरे को मदद करते हैं। तो मैं यहीं हल्द्वानी मैंने अपना ये कैनाल रोड हीरा बिहार में एक जनसेवा केंद्र बनाया है और जहाँ पर सभी सुविधाएं आदमी को निःशुल्क मिलती हैं और जो है मैं उनकी मदद करता हूँ। चाहे उसमें जनहित याचिका लगाना हो, चाहे आरटीआई लगाना, आरटीआई से भी लोगों को मदद दिलाता हूँ। मेरा कोई बिजनेस या धंधा नहीं है, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। और मैंने जीवन भर ये प्रण कर रखा कि मैं अपने मरते दम तक, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, मैं इनके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ आरटीआई से और हाई कोर्ट से। इस वर्ष हमने जो है 14 जनहित याचिका लगाई, जिसमें हम लगातार जीत हुई है और समाज के लोग हमें
हमारे साथ रहते हैं और हमें बल मिलता है और हम कार्य करते हैं, और यही हमारी मुहिम है। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम लगातार कार्य करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जो आपने आरटीआई की बात की, ये अपने आप में बहुत ही हिम्मत का काम होता है। और जो आजकल लगाते भी हैं आरटीआई, लगाते हैं, कागज़ मिल जाते हैं, फिर जिसके खिलाफ लगाई हो उसको कागज़ दिखा के कुछ पैसे लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आपने काम यह ईमानदारी से किया, इतनी ईमानदारी से कि लोग आपके पास आने लगे, खुद आपके साथ जुड़ने लगे और आपकी एक अलग ही छवि बन गई। आपको भूमाफियाओं और जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका कई बार फोन और धमकी भी आती होंगी, कैसे लड़ते हैं उससे? देखिए, मैं डरता नहीं किसी से, और उसके बावजूद मुझे अव्वल तो लोग फ़ोन डर के मारे इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं बगसता नहीं किसी को। मैंने अपनी लाइफ में 8 लोगों को सस्पेंड कराया और 9 लोगों को जेल कराया, और 90 आदमियों को इसी बार जो बलात्कारी था हल्द्वानी में उसको मैंने जेल करवाई। और लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैं अच्छा लड़ा, मुझे ये भी, उनको ये भी डर लगता है कि अगर हम इसको कुछ करेंगे तो ये भाई हमें छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरे संग मेरे अपने लोग रहते हैं जो मेरी सुरक्षा के ढाल बनते हैं ना। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, अनेक लोगों को आपने बंद करवाया जो भ्रष्टाचारी थे या किसी भी जुर्म में उन्होंने गलत काम किए थे। लेकिन फिर भी एक सवाल आता है, भूमाफियाओं का बहुत लंबा जाल है, आप इतनी एनर्जी के साथ लड़ रहे हैं, फिर भी आप जब यह लड़ते हैं तो फिर भी आपके जो नेता आसपास के हैं उनका कभी आता है कॉल? देखिए, मुझे कई बार लोगों का फ़ोन आया, मुझे अगर कोई फ़ोन आता है मैंने अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर लगा कर मैं तुरंत उस आदमी की मुकदमा लिखाता हूँ और तुरंत उसको अंदर करने में देरी नहीं करता हूँ। और शासन प्रशासन मुझे इसमें सहयोग करता है क्योंकि मैं मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता हूँ। नहीं तो मेरे पास भी लोगों के कई ऑफर आए पैसे के लिए। आज इस समाज में मैंने एक जगह बनाई, आप कहीं भी उत्तराखंड में किसी कोने में आप जा सकते हैं, कोई किसी से आप पूछ लीजिए कि मेरे द्वारा कभी किसी से रुपया लिया गया तो मैं उसके लिए जवाबदार रहूँगा। लेकिन मेरे पास भगवान की दुआ से सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मुझे शौक है समाज सेवा का, गरीबों का दर्द देखने का, मुझे किसी को रोड पे कोई पड़ा है उसको उठा के अस्पताल ले जाने का, और यही मेरी मुहिम है और इसी मुहिम में मैं लड़ूंगा चाहे मेरी इसमें जान चली जाए। बिल्कुल, जहाँ सच होता है वहाँ डर नहीं लगता। आप वृद्धाश्रम में भी काम करते हैं, अनेक लोगों को वृद्धाश्रम भी आप चलाते हैं शायद समर्थन के साथ। क्या है वृद्धाश्रम का? देखिए, मेरे अपने लोगों की, कई लोगों की हल्द्वानी शहर में वृद्धाश्रम है, तो वहाँ पर जो भी सुख सुविधा, आटा दाल चावल, उनके लिए कपड़े, तो मैं ये अपनी टीम से मिलकर जो है वहाँ पर उपलब्ध कराता हूँ। और बहुत अच्छी मात्रा में हर वर्ष हम 40 से 50 लाख रुपये का सामान बांटते हैं, चाहे स्कूलों में पुताई कराना हो, चाहे वहाँ दरी बांटनी हो, चाहे वहाँ टुल्लू पंप लगाना हो, चाहे वहाँ पानी की टंकी लगानी हो, और कई कार्य हैं हम, और रेलिंग लगानी हो, और कोई स्पीकर लाउड स्पीकर बांटना हो बच्चों को, या 26 जनवरी खेल महाकुंभ होता है उसमें उनके लिए बच्चों के राशन और उनके लिए भोजन, उनके लिए फ्रूटी, उनके लिए सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं। और हमें सभी शहर के लोग सहयोग करते हैं और हम मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, तो इसलिए हम जो है सारे काम हमारे हो जाते हैं और हमारी झोली से कोई लौटता नहीं, क्योंकि हमारे संग मेहनत और ईमानदारी और भगवान है। बिल्कुल, जो काम आप करते हैं यह काम नेताओं के होते हैं जी। आप इस समय उत्तराखंड के जो नेता हैं उनके कामों को किस तरीके से देखते हैं, कितने सक्षम है वह काम करने में, और कहाँ कमी रह गई है नेताओं के द्वारा? देखिए, उत्तराखंड में अभी मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें मैंने ये पूछा था कि उत्तराखंड में कितनी जो ज़मीनें कम हुई है, तो उस आरटीआई से मुझे ये पता लगा कि 2 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन उत्तराखंड की बिक चुकी है, क्योंकि भू कानून नहीं है यहाँ पर और पलायन हो चुका है। तो मैं सरकार से कई बार आग्रह कर चुका हूँ, पत्र भी लिख चुका हूँ कि भैया जनता के लिए आप यहाँ पे रोजगार लाइए, भर्तियाँ निकालिए और उनके लिए नए नए रोजगार पार्क चलाइए, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिल सके। मेरी सरकार या किसी से कोई बुराई नहीं है, पर मेरी बुराई है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले तो उससे हमें भी जो है और जनता को जो है सहूलियत मिलेगी, और इसी लड़ाई में मैं आगे लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, आपने कहा कि ज़मीन बेच दी है, भू कानून की मांग करते हैं। आपको क्या लगता है सरकार कहाँ चूक जा रही है? सरकार को क्या डर है जो वह सख्त भू कानून उत्तराखंड में नहीं बना पा रही है? देखिए, उसके लिए तो इनको एकजुट होना पड़ेगा। सभी पार्टियों को देखो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है एक मुद्दा नहीं है, हर पार्टी का अलग अलग मुद्दा है। तो इन सबको उत्तराखंड के विकास के लिए वार्तालाप करनी चाहिए आपस में बैठकर, और दोषारोपण नहीं करना चाहिए एक दूसरे पर, क्योंकि अगर उत्तराखंड राज्य ना बनता, इससे केंद्र शासित प्रदेश बनता, तो शायद आज उत्तराखंड का विकास होता, और उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं आरटीआई लगाता हूँ और उत्तराखंड सरकार के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर इस समय कम से कम 5,000 रुपये कर्जा, और जो है लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, आय के कोई स्रोत नहीं है। तो सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार को आगाह कर रहा हूँ कि आप जो है हमारी भी राय लें और इस पर जो है आगे कार्रवाई करें, जिससे लोगों को सहूलियत मिले। अब आती है राजधानी की बात। आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि पहाड़ में राजधानी बनाओ, कुछ कहते हैं कि देहरादून ही ठीक है। आपको क्या लगता है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होनी चाहिए और कहाँ से ज़्यादा विकास हो सकता है? देखिए, मैं आपसे बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में इतनी राजधानी बना दी इन्होंने, लगातार पैसा खर्च हो रहा है, और जब एक हमारे पास राजधानी है ऑलरेडी, मैं तो देहरादून की बात करूँगा,
और या तो हमारे उत्तराखंड के पास जो है आय के स्रोत होते, और जब हमारे पास देहरादून में है तो हमें इधर उधर जो है क्यों बनानी है राजधानी, क्यों पैसा खर्च करना है। देखिए उत्तराखंड में आप हल्द्वानी, मैं कह रहा हूँ नैनीताल ही बना सकते हैं और देहरादून बना सकते हैं, और बेटर जो है देहरादून रहेगी, और यहाँ पर जो है चारों तरफ से केंद्र है और सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होगा, और वहाँ पर सब सुख सुविधाएँ हैं सरकार ने कर रखी है, और सरकार का पैसा ही बचेगा। मतलब आपका मानना हो राजधानी कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, राज्य में विकास होना चाहिए, राज्य की तरक्की होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा राज्य के लिए फ़ायदा होगा। जी जी। तो सर अब आते हैं कि आपने जो सामाजिक कार्य करे, राजनीतिक कार्य किए, आप आगे का क्या प्लान है, आप कैसे लड़ रहे हैं और आगे कैसे लड़ने वाले हैं? देखिए हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की लगातार, क्योंकि हमारे पास अपने लोग हैं। हम किसी कार्यालय में अगर किसी कोई व्यक्ति जाता है तो उसको जो है का कार्य होना बड़ा मुश्किल होता है। वो हमारे पास हमने जनसेवा केंद्र खोला, इसीलिए खोला, हम अपनी आरटीआई के माध्यम से लोगों को जो है न्याय दिला रहे हैं, और यही हमारा मकसद है। और लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के। लोग हैं हमारे साथ जो हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो रहे हैं, और हमें जीत भी मिल रही है, और लगातार हम लोगों को न्याय दिला रहे हैं। लोगों को तहसील, जिलाधिकारी कार्यालय, कई कार्यालय ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो आज उनकी आशा का किरण मैं हूँ। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तो जब से मैंने ये कार्यालय खोला है और पहले से भी मैं लगा रहता हूँ, तो लोग वहाँ पर नहीं आते, तो उन कार्यालयों के लोग जो कर्मचारी हैं तो वो मेरे पास भेजते हैं उन लोगों को, और मैं उनकी मदद आरटीआई के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट के माध्यम से ना मिलकर जो है हम उनको न्याय दिला रहे हैं, और लोगों को अच्छी खासी दिला रहे हैं। जो काम नेताओं का वो काम हम कर रहे हैं। हमारे पास कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं, बस ये है कि हमें लोगों का दर्द नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम जो है इस कार्य पे निकले हुए हैं, और यही हमारी मुहिम है, और लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने कहा कि हम लोगों को न्याय दिला रहे हैं, लेकिन न्याय आपसे भी पहले ही उनको मिल जाना चाहिए था अगर ईमानदारी से काम होता। तो न्याय व्यवस्था में कहाँ चूक हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है जो लोगों को पहले एक बार में ही न्याय नहीं मिल पा रहा? देखिए आज हर विभाग में जो है, कुमाऊँ की बात करता हूँ मैं, कुमाऊँ में जो है कई विभागों में कार्य नहीं हो रहे, जिसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। दीपक रावत जी जनता दरबार लगाते हैं, और वहाँ पर आदमी को न्याय मिलता है, और वहाँ से कोई लौटा नहीं आज तक। जो केस आज तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुए, वो दीपक रावत जी द्वारा उन केसों को लगातार किया जा रहा है। मैं कल भी देख रहा था, लगातार देख रहा हूँ मैं, प्रकाशित हो रहा है अखबार में, और उन जैसा अधिकारी मैं कहूँगा कि शायद ही उत्तराखंड का देश में होगा। और ऐसे ही अगर सभी अधिकारी ईमानदारी से और सच्चाई से कार्य करें तो हर आदमी को न्याय मिलेगा, लोगों को हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यही हमारी मुहिम है ना। और मैं इसीलिए दीपक रावत जी के कार्यों को सलाम करता हूँ, और मुझे गर्व है उनके कार्यों पर। उन जैसा कोई अधिकारी नहीं ना होगा, और आने वाले समय में उनको जो है सीख लेनी चाहिए दीपक रावत जी से, और इसी तरह कार्य करने चाहिए, तो जनता का भला होगा, और भला कर रहे हैं रावत जी। बिल्कुल, रावत जी जैसे अगर लोग हों, अधिकारी हों, प्रशासक अधिकारी हों, तो जनता को न्याय मिल सकता है। यही कारण है कि दीपक रावत को शायद आज मुख्यमंत्री का सचिव भी बना दिया गया है। तो अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है, आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, पहाड़ जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, और आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे, और ऐसे ही जनहित के कार्य करने के लिए हम आपको और ताकत आए, इसकी कामना करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।